तो स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज में आज हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे और वो कॉन्सेप्ट है बिल्स फॉर कलेक्शन का। देखते हैं पहले कि क्या कॉन्सेप्ट है वो। अभी तक बच्चों जो हमने पढ़ा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी के बीच में कुछ डीलिंग होती है और उसके बाद एक बिल, एक डॉक्यूमेंट रेस कर दिया जाता है। जो डॉक्यूमेंट रेस होता है वो एक पार्टी के लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाता है और दूसरी पार्टी के लिए बिल्स पेएबल बन जाता है। तो जिस पार्टी के लिए ये डॉक्यूमेंट बिल रिसीवेबल बन जाता है उसके पास कई ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। कई ऑप्शंस क्या? अभी तक जो हमने कर लिए हैं पॉइंट्स, जो हमने समझे हैं, उसके हिसाब से पहला ऑप्शन है कि जो भी ड्रॉअर है वो अपने पास इस बिल को रिटेन करके रखे टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो रिटेन करके रखेगा और जब भी वो डेट आएगी उस डेट को पेयर के पास या फिर बायर के पास जाकर इस डॉक्यूमेंट को दे देगा और बदले में पैसे ले लेगा। रिटेन करके रखना। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए एंडोर्समेंट भी। एंडोर्समेंट में क्या होगा? एंडोर्समेंट में जिसके पास भी ये बीआर है, ये डॉक्यूमेंट है, उसके पास ऑप्शन है कि वो इस डॉक्यूमेंट को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। इसी को बोलते हैं एंडोर्स करना। जैसे कि अगर मेरा कोई क्रेडिटर है तो मैं उसको पेमेंट करने की बजाय बीआर दे सकता हूं और वो बीआर एक्सेप्ट कर लेगा। जो भी राइट मेरे पास थी वो राइट अब थर्ड पर्सन के पास भी हो जाएंगे। इन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं और क्या हो सकता है। और हो सकता है, मैं पिछली क्लासेस में बीच बीच में इस बारे में बात कर रहा था कि हम इसको बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। अगर मुझे इमीडिएटली पेमेंट चाहिए तो मैं बैंक से डिस्काउंट करवा सकता हूं। बैंक के पास जाऊंगा और उसको ये बीआर दूंगा और मैं बोलूंगा कि मुझे अभी पेमेंट दे दो इमीडिएटली, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है बीआर, इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 2 महीने के बाद पेमेंट मिलनी है। तो पेयर बैंक को 2 महीने के बाद देगा, लेकिन बैंक से मैं कहूंगा मुझे आप अभी दे दो। बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बैंक कुछ चार्जेस काट के आपको इमीडिएटली पेमेंट दे देगा। तो इस केस में आपको इमीडिएटली आपको पेमेंट मिल जाती है, इमीडिएटली वो एनकैश हो जाता है। इसको कहते हैं बच्चे बिल बैंक डिस्काउंटिंग। इससे मिलता जुलता एक टाइप और यहां पर बनती है। अगर मेरे पास बीआर है तो मैं बैंक को दे सकता हूं, लेकिन मैं डिस्काउंट नहीं करा रहा, इमीडिएटली पेमेंट नहीं ले रहा। मैं बैंक को दे रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन। मैंने बैंक को ये बिल दे दिया और बैंक को कहा कि बैंक इसको अपने पास रख लो, जब भी इसकी ड्यू डेट आएगी तो पेयर के पास आपको जाना है और वहां से पैसे कलेक्ट करने हैं मेरे बिहाफ पे। तो बैंक इस तरह की सर्विसेज देता है। बैंक कई तरह की सर्विसेज देता है। ऐसा नहीं है बैंक सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे जमा करता है। एफडी की सर्विसेज भी है, बैंक में लॉकर की सर्विसेज भी होती है, ड्राफ्ट बनवाने की सर्विसेज होती है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है और वो कुछ कुछ चार्जेस ले लेता है। कुछ ट्रांजैक्शन के सेपरेट चार्ज लेता है, कुछ बैंक एनुअल बेसिस पे चार्ज ले लेता है। उसमें कई सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। तो यहां पर मैंने कहा बैंक आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं तो अपने पास कहां, कई सारे बिल्स होंगे ना मेरे पास, तो मैं अपने बिल्स को कहां रिटेन करके रखूंगा, कब कब उनकी ड्यू डेट आ रही है, सब मुझे चेक करना होगा। बेटर है मैंने बैंक को दे दिया। जब भी मेरे पास कोई बिल्स आते हैं मैं बैंक को दे देता हूं और बैंक को बोलता हूं कि मेरे बिहाफ पे आप इसको कलेक्ट कर लेना। अब ध्यान रखो, यहां पर मैंने बैंक को डिस्काउंटिंग के लिए नहीं बोला। डिस्काउंटिंग के लिए बोलने का मतलब हो गया इमीडिएटली पेमेंट ले लेना, इमीडिएटली मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, उसको कहेंगे बैंक डिस्काउंटिंग। लेकिन अगर मैंने बैंक को दिया फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ओनली,
कि ड्यू डेट पर इसको कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑन ड्यू डेट। तो इस केस में मेरे पास अभी मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि मुझे अभी पैसा नहीं मिलेगा। बैंक बैलेंस मेरा इंक्रीज कब होगा? जब ड्यू डेट आएगी, बैंक जाकर पेयर से पैसे कलेक्ट करेगा, तब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मैंने बैंक की एक सर्विसेज ले ली है, इसे कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन। तो यहां पर मैं बिल सेंड कर देता हूं। इसके लिए हमारी बुक्स में एक नया लेजर क्रिएट होता है जिसे कहा जाता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन होता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। पेमेंट नहीं मिलेगी। इस पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। रिटेन वाली टाइप हमने कर ली है, एंडोर्समेंट वाली टाइप हमने कर ली है। आज हम कर रहे हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन और उसके बाद देखेंगे बैंक डिस्काउंटिंग के बारे में। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं। ऑन 1st April 2020 समीर सोल्ड गुड्स टू करण ऑफ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। 30,000 रुपए के गुड्स उधार पर बेच दिए। तो पहले गुड्स की ट्रांजैक्शन होगी, समीर और करण के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ समीर एंड करण। दो लोगों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज मांगी है। तो अगर मैं इसके बच्चे सॉल्यूशन की बात करूं तो कायदे से तो ये जर्नल एंट्रीज वाला फॉर्मेट बनना चाहिए, क्लियर। लेकिन मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, वो फॉर्मेट आप बनाओगे। मैं आपको नीचे ये 2 कॉलम बना के जर्नल एंट्रीज करके दिखा दूंगा, क्लियर। समीर एंड करण। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आ रही है गुड्स की 1/4/2020 को। तो यहां पर मैं 1/4/2020 को समीर की बुक्स में सेल की एंट्री करूंगा। समीर ने करण को गुड्स सेल किए उधार पे। करण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना है बच्चे? अमाउंट है 30,000 रुपीज। क्रेडिट पर गुड्स सेल किए तो नॉर्मल क्रेडिट की जो एंट्री होती है क्रेडिट सेल की, वो एंट्री मैंने यहां पर डाल दी। करण के लिए बच्चे ये परचेज है, तो करण अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री डाल देगा। क्या एंट्री डालेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू समीर अकाउंट। एक दूसरे ने अपनी अपनी बुक्स में एंट्री डाल दी परचेज और सेल की। और क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर थी तो एक पार्टी के लिए एक डेटर क्रिएट हो गया, दूसरी पार्टी के लिए एक क्रेडिटर क्रिएट हो गया, क्लियर। नॉर्मल गुड्स की सेल परचेज की एंट्री। उसके बाद क्या होगा? बिल ड्रॉ होगा। बिल ड्रॉ करने की एंट्री डाली जाएगी। देख लेते हैं किस डेट को हुआ। ही ड्रॉ ऑन लाटर अ बिल। लाटर मतलब बाद वाली पार्टी पर, करण पर। समीर ने करण पर एक बिल रेज किया 3 मंथ्स का। किस डेट को किया नहीं बताया, तो जिस डेट को गुड्स की सेल परचेज हो रही है उसी डेट को हम मान लेंगे बिल भी ड्रॉ हो जाएगा। तो ये तो बच्चे हमारे पास फर्स्ट एंट्री हो गई है। सेकंड एंट्री की बात करूं तो सेम डेट पे 1/4/2020 को बिल ड्रॉ होगा। बिल ड्रॉ होने के बाद करण बिल को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला तो भी हम मान लेंगे करण ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। बिल एक्सेप्ट करने के बाद ही लीगैलिटी बनेगी, अदरवाइज तो फिर आगे मैं जर्नल एंट्री कर ही नहीं पाऊंगा, क्लियर। तो करण ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और जैसे ही एक्सेप्ट किया समीर के लिए वो बिल्स रिसीवेबल बन गया। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा BR अकाउंट डेबिट। आपको पूरा लिखना है टू करण। BR मिल गया, किससे मिल गया? करण से मिल गया। समीर की बुक में जो यहां पर ये डेटर था करण, इस डेटर को बुक से खत्म कर दिया। जो डेबिट में था उसको क्रेडिट करके बुक से खत्म कर दिया। इक्वल अमाउंट 30,000 रुपीज का ही
डाल के हमने इसको बुक से खत्म कर दिया। अब सेम डेट को ही करण की बुक्स में भी एक एंट्री होगी। करण की बुक्स में क्या एंट्री होगी? करण ने एक्सेप्टेंस दी है। एक्सेप्टेंस देने का मतलब एक लाइबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाना। करण अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। करण ने जो उसकी बुक्स में समीर एक क्रेडिटर है उसको अपनी बुक से खत्म कर देगा डेबिट करके, और क्रेडिट में करेगा कि एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट। सेम अमाउंट 30,000 रुपीज की। अभी बच्चे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पे इक्वल अमाउंट की बात चल रही है। आगे चल के क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी आएंगे जहां पर सारे अमाउंट का बिल रेज नहीं होगा, कम अमाउंट का बिल रेज होगा, सिर्फ एक बिल रेज नहीं होगा, कई बिल रेज होंगे। तो आगे चल के आएंगे। अभी तो हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए सिंपल क्वेश्चन है। तो ये बिल ड्रॉ करने की बच्चे एंट्री हो गई। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? आगे क्वेश्चन में बोला ऑन 18 अप्रैल 2020 3 मंथ्स का ड्यू टाइम था। अगर मैं 3 मंथ्स की बात करूं 1/4/2020 से 3 महीने का टाइम बनेगा। 1/4 से 1/5 6 और 7 1/7/2020। 3 डेज बच्चे ग्रेस के ऐड हो जाएंगे और हमारे पास जो डेट बन जाएगी वो बनेगी 4/7/2020। 4 जुलाई को फाइनली पेमेंट करनी है। क्लियर? करण समीर को पेमेंट करेगा या जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट होगा उसको पेमेंट की जाएगी। लेकिन उससे पहले 18/4/2020 को 1 अप्रैल को गुड्स सेल किए और 18 अप्रैल को 17-18 दिन के बाद ही 18 अप्रैल को क्या हुआ? समीर डिपॉजिटेड द बिल विद हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। देखो यहां पे लिखा है समीर डिपॉजिटेड द बिल विद हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। वर्ड यूज किया गया कलेक्शन के लिए, डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है समीर ने बिल बैंक को दे दिया और बैंक को कहा कि मेरे बिहाफ पे इस बिल को अब आप कलेक्ट करोगे। और कलेक्ट कब करोगे? जब ड्यू डेट आएगी तभी कलेक्ट करोगे। तो कलेक्ट करने के लिए दिया है, बैंक बिल डिस्काउंट नहीं कराया। तो यहां पर डिस्काउंट करना वर्ड यूज नहीं हुआ है। डिस्काउंट कराएंगे तो इमीडिएटली पेमेंट लेंगे, बट कलेक्शन के लिए दिया तो कलेक्शन तो बच्चे ड्यू डेट आने पर ही होगी ना। अभी बैंक जाके थोड़ा ना कलेक्ट कर लेगा उससे। अभी जाएगा उसको बोलेगा ये लो जी बिल, और जो पेयर है वो कहेगा इसमें पढ़ो ड्यू डेट कब की है, उस दिन आना, चलो वापिस जाओ, है ना। तो कलेक्शन कब होगी? ड्यू डेट पर ही होगी। लेकिन 18 अप्रैल को जब समीर ने ये बिल बैंक को दे दिया उसकी भी एक एंट्री होगी। और उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री हमारे पास समीर की बुक्स में 18 अप्रैल को 18 अप्रैल 2020 समीर की बुक में क्या एंट्री होगी? समीर के पास से ये बीआर चला गया, अब समीर के पास नहीं है। तो जब ये चला गया तो बीआर को क्रेडिट कर देंगे। बीआर अकाउंट, बीआर क्रेडिट हो गया। अब बात आती है डेबिट में क्या होगा। जनरली एंडोर्समेंट के केस में हम बात करते थे कि जब बिल देते हैं तो जिस पार्टी को बिल दिया उसका नाम लिख दो। तो यहां पर हमने बिल किसको दिया? हमने बिल दिया बैंक को, तो हम बैंक का नाम लिख दें क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो कुछ गलती होगी। जो एक्चुअली में बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट का जो मतलब है वो मतलब है बैंक बैलेंस से। जब मैं बोलता हूं बैंक अकाउंट तो मैं बैंक बैलेंस की बात कर रहा होता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट किया बैंक बैलेंस कम हो रहा है। हमारे इस केस में जब मैंने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया तो जिस दिन कलेक्शन के लिए दिया उस दिन बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा,
ना ही बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक के बैलेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, बट यस दिया तो बैंक को है, तो यहां पर मैं बैंक का नाम नहीं लिखूंगा। बैंक का नाम लिखूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसका मतलब तो बैंक बैलेंस से होता है। तो इसके लिए मैं एक नया टेम्परेरी लेजर क्रिएट करूंगा। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब वहां से कलेक्शन हो जाएगी तो मैं इस लेजर को खत्म कर दूंगा। उस लेजर का नाम क्या होगा? उस लेजर का नाम होगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। सर इतना बड़ा लेजर, इतना बड़ा नाम? हाँ बच्चे, अकाउंट्स में होते हैं इतने बड़े बड़े नाम, इससे भी बड़े बड़े नाम आते हैं। हमने कंसाइनमेंट का चैप्टर किया था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस तरह से लेजर्स क्रिएट होते हैं। जनरली ये टेम्परेरी लेजर क्रिएट होता है और कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने बिल भेज दिया 30,000 रुपीज का बैंक को कलेक्शन के लिए, तो मैंने लिखा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। मेरे पास से बीआर चला गया और आपके पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास एक नया लेजर अकाउंट ओपन हो गया जिसका नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब क्या करेंगे? करण की बुक्स में क्या एंट्री होगी? करण की बुक्स में इसकी बच्चे कोई एंट्री नहीं होगी। करण का इसमें क्या रोल? करण को तो इवन पता भी नहीं होगा कि मैंने ये बिल बैंक को दिया है कलेक्शन करने के लिए। करण तो बस क्या वेट करेगा, जब ड्यू डेट आएगी मेरे पास जो भी ये डॉक्यूमेंट लेके आएगा, चाहे समीर आए, चाहे बैंक आए, चाहे XYZ कोई भी आए, मैं तो वो डॉक्यूमेंट ले लूंगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बदले में पेमेंट कर दूंगा, मेरी लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी। तो समीर उस बीआर का कुछ भी करे, एंडोर्समेंट करे, बैंक को कलेक्शन के लिए दे, बैंक से डिस्काउंट करवाए, करण का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रांजैक्शन बैंक और समीर के बीच में है। बैंक भी अपने पास इसको रिकॉर्ड करेगा, वो भी हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाएगा, पैसा भी नहीं मिल रहा, बस अपने रिकॉर्ड में लिख लेगा कि उसके पास एक बिल आया हुआ है कलेक्ट करने के लिए। बट जनरली बैंक की बुक हमसे नहीं मांगी होती है। हमसे क्वेश्चन में बैंक अपने पास क्या एंट्रीज कर रहा है उसकी बुक्स नहीं मांगता है, बाकी जो पार्टीज होती हैं उनकी बुक्स में जनरल एंट्रीज मांगी जाती है। तो यहां पर हमसे सिर्फ समीर और करण की बुक्स में ही एंट्री मांगी है। करण की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, समीर की बुक्स में हमने एंट्री कर दी। अब आगे चलते हैं। आगे कहा गया ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। ड्यू डेट जब आई तो बिल ड्यूली ऑनर्ड हो गया, मतलब कि ड्यूली मेट हो गया, सेटल हो गया, पे ऑफ हो गया, कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं हुई, टाइमली पे हो गया वो बिल। तो अब ड्यू डेट को एक एंट्री होगी, उस एंट्री में क्या होगा? करण पेमेंट करेगा और समीर को पेमेंट रिसीव हो जाएगी। 4/7/2020 जो हमारी ड्यू डेट है वो है बच्चे 4/7/2020 4/7/2020। इस डेट को क्या होगा? इस डेट को समीर का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पैसा रिसीव हो जाएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए। अब ये पैसा कहां से आया? टू बीआर। बीआर तो मेरे पास था ही नहीं, बीआर तो मैं ऑलरेडी बैंक को दे चुका था और उसकी अपने पास एक एंट्री कर चुका था कि मेरे पास से बीआर चला गया। बीआर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उसके लिए मैंने एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, उसको डेबिट किया था। अब मैं बच्चे इसी अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 30,000 रुपीज। 30,000 रुपए मिल गए और जो टेम्परेरी अकाउंट ओपन हुआ था, ये वाला जो अकाउंट ओपन हुआ था, ये अकाउंट क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा। क्लियर? आप बिल सेंट फॉर कलेक्शन से बिल सेंट फॉर कलेक्शन कट कर दो, डेबिट क्रेडिट, और लास्ट की दो एंट्री का अगर इंपैक्ट देखोगे तो एंट्री वही आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। एंट्री वही होगी जो नॉर्मल समीर अपने पास रिटेन करके रखता है
रिटेन के केस में जो एंट्री करता है वही एंट्री हो जाएगी। बस बीच में एक नया इवेंट आ गया और वो इवेंट था कि हमने बिल बैंक के पास भेज दिया था। जब भेजा तो कुछ ना कुछ एंट्री हो जाए ताकि हमें याद रहे कि ये बिल बैंक के पास है। तो उसके लिए हमने टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर दिया ताकि हमें पता चल जाए ये BR बैंक के पास भेज दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन। और जब ये कलेक्ट हो जाएगा तो इस टेम्परेरी अकाउंट को खत्म करने के लिए हम अपोजिट साइड पे लिख देंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बात आती है करण की बुक्स में इसकी क्या एंट्री होगी। बच्चे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में भी बताया, जब भी बात आएगी पेमेंट की, बायर जब पेमेंट करेगा तो चाहे समीर को पे करे, चाहे बैंक को पे करे, XYZ किसको भी पे करे, करण तो ये कहेगा मैंने अपनी एक बिल्स पेबल वाली लाइबिलिटी पे ऑफ की है, बिल्स पेबल वाली लाइबिलिटी। और एवरी केस में वो सेम एंट्री करेगा। और वो सेम एंट्री क्या बनती है, अगर आप पहले के क्वेश्चंस देखोगे उसमें एंट्री यही बनती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आप फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन देखो जहां पर ड्रॉअर बिल रिटेन करता है, उसमें भी जब पेमेंट हो रही होगी तो बायर या पेयर अपनी बुक्स में यही एंट्री कर रहा होगा, बिल्स पेबल टू बैंक। एंडोर्समेंट वाले क्वेश्चन उठा के देखो, उसमें भी जब बायर या पेयर पेमेंट कर रहा है, चाहे किसी को भी पेमेंट कर रहा है, वो एंट्री यही डालेगा, बिल्स पेबल टू बैंक। अब हमने बात की बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो यहां पर बैंक लेने आया करण के पास, करण ने बैंक को पे किया, बट स्टिल वो एंट्री यही करेगा, बिल्स पेबल टू बैंक। और जब हम पढ़ेंगे बैंक डिस्काउंटिंग वाले केस, उसमें भी बैंक लेने आएगा, लेकिन करण अपने पास एंट्री यही डालेगा, बिल्स पेबल टू बैंक अकाउंट, क्योंकि करण के लिए एक लाइबिलिटी है बिल्स पेबल के नाम से और अपनी वो लाइबिलिटी खत्म कर देगा अपनी बुक्स में बिल्स पेबल वाली, चाहे बैंक आए या कोई भी XYZ पर्सन आए, उसकी ये लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है। तो बच्चे ये जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ये मोर और लेस आप मान सकते हो जैसे समीर अपने पास रिटेन करता है ना, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। समीर ने ही रिटेन किया हुआ है, अपने पास रखने की बजाय बैंक को बोला तुम्हारा सिस्टम काफी अच्छा है, मेरे पास कई बिल्स आते हैं, मुझे डेट याद नहीं रहती कब ड्यू डेट है, और कोई कलेक्ट करने जाए मेरे पास वो पर्सन भी नहीं है, तो बैंक आप अपने पास रख लो, आप देख लेना कब ड्यू डेट बनती है और जाके वहां से कलेक्ट कर लेना और मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देना। बदले में जो भी वो कुछ चार्जेस लेगा या एनुअल कोई चार्जेस लेता होगा वो ले लेता होगा। क्लियर? तो यहां हमने बिल भेज दिया था सेंट फॉर कलेक्शन। तो अगर आप इन लास्ट की दोनों एंट्रीज का समीर की बुक्स में नेट इंपैक्ट देखना चाहोगे तो ये बिल्कुल वैसा मिलेगा जैसे कि समीर ने बिल को रिटेन करके रखा हो। टेम्परेरी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन कर रहे हैं बुक्स में, एक बार डेबिट किया जब हमने BR बैंक को भेजा, और जब कलेक्ट होके आ गया तो इसी अकाउंट को बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो वो टेम्परेरी अकाउंट आपस में सेट ऑफ होके खत्म हो गया। एंट्री क्या बच गई, बैंक टू BR, वही एंट्री बच गई। क्लियर? तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 था बिल सेंट फॉर कलेक्शन के ऊपर।